बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज इन लद्दाख। ये मेरे रिसर्च का एक सब टॉपिक है दोस्तों। जब मैं काउंटर विजुअलिटी पे जो काम कर रहा हूँ तो उसका एक टॉपिक है। तो आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये लिटरेचर का स्टूडेंट इस तरह से क्लाइमेट चेंज पर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मैं बहैसियत इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टूडेंट है, वो हम फील्ड में जाकर तो हम काम नहीं कर सकते उन रिसर्चर्स की तरह, उन साइंटिफिक रिसर्चर्स की तरह या साइंस स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स की तरह। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, जितने भी अभी काम हो चुके हैं, जिन्होंने काम किया है या पेपर पब्लिश किया है, हम उनका रिव्यू करके उन्हीं के ही अकॉर्डिंग हम ये सारा जो डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं और लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक प्रेजेंटेशन के लिए भी ये प्रेजेंटेशन तैयार किया था। तो उसका एक सब टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए सुनाने जा रहा हूँ, आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो ये अभी जो हमारे करंट जो लद्दाख का हम स्टेटस देखें, तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर, खुसूसन इन्वायरमेंट को लेकर हमारे सोना मोहतुक सर काफी वोकल है। और उन्होंने पिछले साल से अब ये जो हंगर स्ट्राइक का सिलसिला शुरू किया था, अब ले से चलकर दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में अब वो अनशन पे हैं। तो हमें थोड़ा सा आज की वीडियो में थोड़ा सा यही करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कि थोड़ा हम डीपली जाकर देखें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारे ग्लेशियर्स के साथ क्या हो रहा है या हमारे माहौल के साथ क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे जो हमारे मैंने पहले कहा कि रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने हिमालयन रीजन पर काम किया या हमारे लद्दाख के ग्लेशियर्स पर काम किया है। उन वो वैसे तो बहुत सारे लिटरेचर है, लेकिन उनमें से कुछ कुछ मैंने लेके आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो बुक है, थियोरेटिकल एंड अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, इस बुक से मैंने लिया है दोस्तों। और दूसरा जो है, मैंने अनिल मिश्रा, जिन्होंने लिखा है, एक रिसर्च पेपर लिखा है, क्लाइमेट चेंज एंड चैलेंजेस ऑफ वाटर एंड फूड सिक्योरिटी। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सस्टेनेबल बिल्ड एनवायरनमेंट में ये भी पब्लिश हुआ है। और तीसरा दोस्तों लिखा है उल्फत मजीद एटाल, यानी उल्फत मजीद के साथ उनके साथियों ने। तो उनका जो रिसर्च पेपर है, स्पेशल डायनेमिक्स एंड जियोडेटिक मास चेंजेस ऑफ ग्लेशियर्स विद वेरिंग डिब्रिस कवर इन द पेंगोंग रीजन ऑफ ट्रांस हिमालयन लद्दाख बिटवीन 1990 एंड 2019। तो उन्होंने यही डेब्रिस कवर के ऊपर काम किया है कि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, तो डिब्रिस किस तरह से पेंगोंग रीजन, जो ट्रांस हिमालयन के पेंगोंग रीजन में 1990 से लेकर 2019 तक कितने कितने चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ एक और बुक है, द हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट। ये भी बहुत ही जबरदस्त एक बुक है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ना चाहते हैं, तो ये पढ़ सकते हैं। जिसमें मैंने एक जो सारा का सारा बुक तो नहीं लिया, जिसमें मैंने एक जो रिसर्च पेपर है, अनरेवलिंग क्लाइमेट चेंज इन हिंदू कुश हिमालय, रैपिड वार्मिंग इन द माउंटेन्स एंड इंक्रीजिंग एक्सट्रीम्स, तो इनके ऊपर मैंने की है दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं अनिल कुमार मिश्रा की, जो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, क्लाइमेट चेंज एंड चैलेंजेस ऑफ वाटर एंड फूड सिक्योरिटी पे। उन्होंने हिमालयन ग्लेशियर्स के 2119 ग्लेशियर्स के डाटा को एनालाइज किया है, जिनमें उन्होंने पाया है, सबसे पहले ग्लेशियर रिट्रीट स्टेटिस्टिक्स। तो उसमें उन्होंने पाया कि अप्रोक्सीमेटली 75 जो प्रतिशत है, 75% ऑफ ग्लेशियर्स आर इन अ स्टेट ऑफ रिट्रीट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो ग्लेशियर है, 75% अब रिट्रीट हो रहे हैं। अब उनके ऊपर ज्यादा अब मतलब जमना या जिस तरह से जो बनता जाता है ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स बनने के अलावा बजाय वो रिट्रीट हो रहे हैं। तो ये एवरेज जो रिट्रीट हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, पिछले 15 सालों में 3.75 किलोमीटर अब खत्म हो रहे हैं। हर 15 साल में 3.75 किलोमीटर जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है दोस्तों। अब हमें भी पता है कि हिमालयन ग्लेशियर्स आर अ वाइटल सोर्स फॉर द गंगा बेसिन। Increased variability in water flows due to rapid glacier retreat and potential disruption in water availability for one of the world's most populous regions। अगर इस तरह से हिमालयन ग्लेशियर्स पे अगर इस तरह से प्रेशर पड़ता चला गया, इस तरह से ग्लेशियर्स रिट्रीट होते चले गए, तो
इतने सारे पॉपुलेशन को बहुत ही ज्यादा हमें आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का हमें सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, साथ ही साथ उल्फा मजीद और उनके साथियों ने भी ये किया है, जो पेंगोंग लेक पे जो उन्होंने काम किया है, तो उसमें सबसे पहले है हाई रिट्रीट रेट। उनका भी यही जो ऑब्जर्वेशन है, हाई रिट्रीट है, यानी कि ग्लेशियर्स बहुत जल्दी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स इन द पेंगोंग लेक एक्सिबिट ए सिग्निफिकेंट स्टेट ऑफ रिट्रीट, सॉरी, सिग्निफिकेंट रेट ऑफ रिट्रीट, formation of proglacial lakes, new proglacial lakes are forming and existing ones are expanding। तो ये जो प्रोग्लेशियल लेक्स है दोस्तों, इनको साइंस लोग बोलते हैं GOLF भी बोलते हैं, कि मतलब जो आर्टिफिशियल जो लेक बन रहे हैं, जो पहले के जो ऑलरेडी लेक्स थे वो बढ़ रहे हैं, और आर्टिफिशियल लेक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा ही रेट पे, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड रेट पे हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो रिस्क ऑफ ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स, सॉरी, GLOFS। तो ये यही है कि यही द ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स, इसके बहुत ज्यादा आसार, और इसका बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स यही हमें वार्निंग दे रहे हैं कि ये बहुत ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट हमें, ये यही वार्निंग दे रहे हैं कि हमें इससे सावधानी बरतना होगा। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होने पे ये अगर एक बार फट जाएंगे, तो एक तो पानी नहीं रहेगा, दूसरा पानी से जिस तरह से नीचे होने वाले गांवों में, शहरों में तबाही मचेगी, वो बहुत ही खतरनाक होगा दोस्तों। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्लोव्स posing threats to downstream communities and infrastructures, ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया। seismic activity in the region exacerbates these risks। and another one is अब्दुल गनी शेख। तो मैंने अब्दुल गनी शेख को यहाँ पे इसलिए कोट किया है दोस्तों, हम सबको मालूम है कि अब्दुल गनी शेख साइंटिस्ट नहीं थे, एक मतलब साइंस के स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि वो आर्ट्स के स्टूडेंट थे, हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, और हिस्ट्री के ऑथर थे, हिस्ट्री हिस्टोरियन थे। बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है, कहानी किताबें भी लिखी है। और उन्होंने एक किताब लिखी है, लद्दाख के तारीख के अहम गोशे, जिसमें उन्होंने जो ग्लोव्स मैंने पहले कहा था, बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स भी उन्होंने बताए हैं, जिसमें हमारे बल्तिस्तान में, नुब्रा में, और बहुत सारे लद्दाख के दूसरे पार्ट्स में जिस तरह से जो ग्लेशियल आउटब्रस्ट होते हैं वो होते रहते हैं। लद्दाख में इस तरह से फ्लड्स आते रहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये बहुत ही कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिला है। पिछले हम अगर सदियों की, खुसूसन 15 16 सेंचुरी की बात करें, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा एक जो डिवास्टेशन हुआ था 16 सेंचुरी में। आउटब्रस्ट ऑफ कुमदन लेक लेड टू डिवास्टेशन इन बल्तिस्तान। कुमदन लेक का जो ये आउटब्रस्ट हुआ था। तो इसी से अब्दुल गनी शेख इसी बुक में लिखते हैं कि माइग्रेशन और रिसेटलमेंट्स ऑफ बल्तीस इन लेक लाइकली इन विलेजेस, लाइकली इन शे एंड शुशोत में उस वक्त जो हुआ था, अभी मतलब मुस्लिम जो हमें दिखाई देते हैं, या बल्ती के बहुत सारे डिसेंडेंट्स वहां पे हैं। तो उनका, अब्दुल गनी शेख का मानना ये है कि एक वजह ये भी थी कि वहां पे इस ये लेक आउटब्रस्ट की वजह से बहुत सारे तबाहियां हुई थी। तो इस वजह से बहुत सारे लेक वहां पे आया था। तो ड्यूरिंग किंग जमयांग नमग्याल्स रीन सिग्निफिकेंट माइग्रेशन टू ले ड्यू टू ग्लेशियर आउटब्रस्ट। तो कुमदन लेक के बारे में अब्दुल गनी शेख इसी में एक कहानी भी लिखते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा होता है कि बेचारा एक अपाहिज या लंगड़ा हम कह ले, तो बिल्कुल माजूर होते हैं चलने से। तो ये आप कह सकते हैं कि उस जो फ्लड का कहर इतना था कि देख के ही वो अपने सारा दर्द भूल गए, और वो उठ के भागने लगे। तो ये उसके लिए तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग मरे थे उसमें। अभी तो मतलब 16 सेंचुरी में कौन रिकॉर्ड रखेगा? हमारे लद्दाख का तो रिकॉर्ड बिल्कुल है नहीं। लद्दाख बल्तिस्तान सारों का मतलब अगर कुल मिला के बोले तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है हमें सिर्फ एनेक्डोट्स में ही मिलते हैं। तो इस तरह से रिटन में नहीं मिलते, तो इतना कुछ हमें, ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो कुमदन लेक न सिर्फ 16 सेंचुरी में ये फटा था,
बल्कि ये 18th सेंचुरी में भी इस तरह से एक वाकये का यहाँ पे रिकॉर्ड भी हुआ है। ये कुंदन लेक है क्या चीज? तो ये आर्टिफिशियली फॉर्म्ड बाय लार्ज चंक्स ice chunks trapped in the Shyok River, known as Nubra Lake, initially formed in 17th century and 19th century. तो इसीलिए इसी के साथ एक्सपेंशन एंड आउटब्रस्ट ये जो 1833 में भी हुआ था दोस्तों, जिसमें कहते हैं कि इट ग्रीव टू 16 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड 800 मीटर्स इन ब्रेथ। तो it burst in 1833 causing extensive damage to village in Nubra in पाकिस्तान। लेकिन जो 1833 में जिस तरह से फ्लड आया था, तो कहते हैं कि शायद उससे जो 17th सेंचुरी में आया था तो उतना ज्यादा नहीं हुआ था। वाइडर इम्पैक्ट उसका क्या रहा? फ्लड वाटर्स impacted mainland India, particularly region along the Indus River including Sindh। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हमको पता है कि उस वक्त जो लेह था हमारे सिल्क रूट का एक मेन जो स्टॉप ओवर था, सो डिसरप्टेड द सिल्क ट्रेड रूट, अफेक्टेड ट्रेडर्स एक्सेस टू एंड फ्रॉम लेह सिटी। अनदर वन इज हिस्टोरिकल अकाउंट्स में एलेक्जेंडर कनिंघम ने भी उनको इसको जिक्र किया है। तो इस जो कुमदन लेक के आउटब्रस्ट को द इंडस रिवर्स कैटेक्लिज्म भी कहा है। तो इसके साथ चलते हैं दोस्तों, हमें और जो आउटब्रस्ट का जिस तरह से हमने देखा था कि क्लाउड आउटब्रस्ट भी हुआ था हमारे लेह में 2010 में, उसके कुछ मैं आप लोगों को तस्वीर दिखाना चाहता हूं। तो इसके इस तरह से कुछ तस्वीर है दोस्तों, आफ्टर मैथ ऑफ क्लाउड ब्रस्ट इन लेह लद्दाख। कुछ इस तरह से तस्वीर आए थे, बहुत सारे लोग भी इसमें मरे थे। आई थिंक मोर देन 200 पीपल डाइड इन दैट फ्लड एंड प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स डैमेज्ड देयर। सो उसी के साथ साथ ये रिकॉर्ड में नहीं आया था दोस्तों, लेह के साथ साथ लेह के सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, दूसरे गांव में भी इस तरह से फ्लड आए थे और करगिल में भी बहुत सारे जगहों पर ये फ्लड रिकॉर्ड किया था। लेकिन वहां पे एक खुशकिस्मत हम कह सकते हैं कि ये हुई थी कि जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान भी कारगिल और ले दोनों को दूसरे जगहों को मिला के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ले डिस्ट्रिक्ट, दूसरे जो विलेजेस में है उसमें बहुत वर्थ करोड़ भी, करोड़ों में भी इसमें नुकसानात आए थे, लेकिन ये ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था। सो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स फ्रॉम ICIMOD रिसर्च ऑन क्लाइमेट ट्रेंड्स इन द हिंदू कुश हिमालय रीजन। अब यहाँ पे हम थोड़ा टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों। टेम्परेचर ट्रेंड्स ओवर डिकेड्स, इंक्रीज इन एक्सट्रीम वार्म इवेंट्स, यानी कि जो गर्मी है वो ज्यादा बहुत ही हाई स्पीड पर बढ़ रही है, और डिग्रीज इन एक्सट्रीम कोल्ड इवेंट्स, जितने भी गर्मियों के जो टाइम है वो घट रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है दोस्तों। स्पेसिफिक चेंजेस इन टेम्परेचर इंडाइसिस, कोल्ड नाइट्स डिक्रीज बाय 1 नाइट पर डिकेड, यानी कि 10 साल में एक रात कम हो रही है कोल्ड नाइट्स की, हर 10-10 सालों में। और कोल्ड डेज डिक्रीज बाय 0.5 पर डिकेड, यानी कि रात तो पूरा एक रात कम हो रही है, और कोल्ड जो डेज है, सर्दियों वाली जो दिन है, वो हर 10 साल में आधा दिन घट रहे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ साथ वार्म नाइट्स इंक्रीज बाय 1.7 नाइट पर डिकेड। जो वार्म नाइट्स 1.7, अब ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखो ये कितना अलार्मिंग रेट है, 1.7 नाइट पर डिकेड, हर 10 साल में एक रात, डेढ़ रात से भी ज्यादा। और साथ ही साथ वार्म डेज इंक्रीज बाय 1.2 डेज पर डिकेड। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है दोस्तों। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी उन्होंने क्या, दीज टेम्परेचर ट्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। अगर ऐसा ही रहा तो ये जो टेम्परेचर जो ट्रेंड्स है वो आगे चलता रहेगा दोस्तों। पोज ग्रेटर चैलेंजेस फॉर द रीजनल एडाप्टेशन एफर्ट्स। तो ये बहुत ही ज्यादा चैलेंज करेगा करेगा दोस्तों। यहाँ पे एक रोमशो एटाल, एक बहुत ही और दूसरा रिसर्चर है दोस्तों हमारे कश्मीर से ही, उन्हीं की ही बुक, ये रिसर्च पेपर से मैंने लिया है। तो यहाँ पे ऑथर्स, रीजन, नंबर ऑफ ग्लेशियर, स्टडी पीरियड, एरिया चेंज, रिसेशन रेट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। कोल इटाल ने द्रास में जो काम किया था, 81 ग्लेशियर्स पे काम किया था फ्रॉम स्टडी पीरियड है 1965 टू 2013। तो एरिया चेंज है 16.63 और रिसेशन रेट है 0.34। तो मैं ये ज्यादा अगर करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों। आप लोग एक बार पॉज करके इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना।
इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर्स हेल्थ में बोलते हैं दोस्तों कि ग्लेशियर श्रिंकेज, स्नॉट रिट्रीट एंड मास लॉस आर एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड ब्लैक कार्बन एंड अदर पोल्यूटेंट्स। तो इसमें शकील अहमद सर यही बोलते हैं कि ग्लेशियर श्रिंकेज, जो स्नॉट रिट्रीट, अगर बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं तो उनको मालूम नहीं होगा, तो ग्लेशियर श्रिंकेज और स्नॉट रिट्रीट एक सेम ही होता है। जो ही अब जो वहां से जो ग्लेशियर के ऊपर जो यख जमी होती है या आइस या स्नो, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर नीचे आते हैं, तो अंदर से वहां का जो मेन जो माउंटेन है वो बाहर निकल के आते हैं, तो उसी को ही स्नोउ रिट्रीट बोलते हैं, जो नीचे जो जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघल के आते हैं। तो ये जो मास लॉस है ग्लेशियर्स का, ये एसोसिएट है इंक्रीज ब्लैक कार्बन और अदर पोल्यूटेंट से। तो अदर पोल्यूटेंट्स में भी यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पॉल्यूटेंट इमिशंस की, यहाँ जहाँ पे उन्होंने 2011 से 2020 की बीच में जो उन्होंने जो रिसर्च किया था, जो फाइंडिंग्स की थी, उन्होंने ये जो मतलब क्रक्स में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CH4, मीथेन एंड पार्टिकुलेट मैटर इमिशंस PMs increased by approximately 39%. Heavy motor vehicles comprising 48% of the traffic are the main contributors. जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, टिप्पर हम बोलते हैं, और दूसरे जो बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं, बसें हैं, तो ये ज्यादातर जो निकालते हैं 48% होते हैं, जिसमें 90% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस होते हैं, 88% होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशंस होता है, और 60% ऑफ ब्लैक कार्बन इमिशंस होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर्स है, हेवी व्हीकल्स आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सेलरेटिंग ग्लेशियर मेल्ट। तो साथ ही साथ मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, भले ही जो रोमशो सर ने जो यहाँ पे जो हमारे सामने जो रिसर्च फाइंडिंग, साइंटिफिक रिसर्च फाइंडिंग रखे हैं, तो उन्होंने कहा है कि 48% जो ट्रैफिक मेन कंट्रीब्यूटर्स है। और यहाँ पे एक अलार्मिंग रेट ये भी है, तो मैं यहाँ पे लेह की भी बात करूंगा, करगिल की भी बात करूंगा। लेह का थोड़ा कम, क्योंकि लेह से मैं नहीं हूं तो इतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नंबर को देख के हमें पता चल जाता है कि 2019 में LA1 और LA02 दोनों को मिला था। अब LA02B पे पहुंचा है दोस्तों लेह में, तो कितने स्पीड पे, कितने नंबर पे, मतलब जिस तरह से नई नई गाड़ियां लेह में आ रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गए हैं लेह में भी, करगिल में भी। और करगिल की अगर बात करें तो करगिल में भी हालांकि LA01 पे भी ही है, 10,000 से अभी ज्यादा नहीं हुआ है, बट फिर भी हम देखें, अगर बस स्टैंड पर जाकर हम देखें, बसों की हालात को देखें, तो जिस तरह से हमें पहले जो बसें होती थी हमेशा लबालब भरे होते थे, हमेशा बिल्कुल फुल होता था, हमें बिल्कुल सीट ही नहीं मिलती थी, तो हम अक्सर जब हम स्कूल कॉलेज जाते तो बिल्कुल खड़े होके हम सफर करते थे। वो सीन अभी नहीं है, अभी हर घर में प्राइवेट गाड़ी, हर घर में है। तो हम मैंने जो हमारे वहां पे जो इसी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स है उनके ऑफिशियल से भी बात की है, और जिस तरह से हमारे बस स्टेशन के बस के जो प्रेसिडेंट साहब से भी मैंने पिछले साल में बात किया था, तो उनका भी यही कहना था, उनका भी, कि जिस तरह से हमें पहले जो सवारियां मिलती थी, मतलब 10-15 साल पहले, वो अभी हमें बिल्कुल भी हमें नहीं मिलते हैं। तकरीबन 5-6 सालों से तो हमें बिल्कुल ही कम हमें देखने को मिला है। तो इसी तरह से हमें भी, हमें एज अ सिटीजन ऑफ लद्दाख, तो हमें भी इन सारी चीजों को देखना होगा दोस्तों। तो अभी तो इम्पैक्ट अभी मैंने सिर्फ ये किया है, तो अभी टूरिज्म का जो इम्पैक्ट आता है, जिस तरह से हमारे लैंड इश्यूज है, लैंड इश्यूज मतलब जिस तरह से जो हमारे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या जिस तरह से कल्टीवेबल जो लैंड्स को हम डिस्टर्ब करके उनके ऊपर हम मकानें खड़ी कर रहे हैं, हम होटल्स बना रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, और जिस तरह से हमारे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ले और कारगिल का, उनका, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, उन पर मैं आने वाले दिनों में जरूर काम करूंगा। तो इसी पर मैं आप मुझसे अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो इन सारे क्लाइमेट चेंजेस को लेकर। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।